कई जगह तो बड़ा ही नेत्रहीन के साथ मिसबिहेव होता है, वो चीज़ें ना मीडिया में आती है, ना समाज के सामने आता, ना सरकार के सामने बातें आती है। खासकर दृष्टिबाधितों का एजुकेशन के बारे में कोई बदलाव नहीं, वो जैसी की तैसी स्थिति है, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति हो गई है। सर, अगर आपको एक बार देखने का मौका मिल जाए, आप क्या देखोगे सबसे पहले? सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी इसको देख रहे हैं, वे सभी जैनुलुम चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधापन केवल आंखों का नहीं होता। असली अंधापन तब होता है जब लोगों की सोच देखना छोड़ दे। हमारे समाज में नेत्रहीन होना सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं, बल्कि एक लंबी लड़ाई का नाम है। लड़ाई अवसरों की, पहचान की और आत्मसम्मान की। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं यूथ ब्लाइंड एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभित यादव। उन्होंने न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया, बल्कि हजारों नेत्रहीन युवाओं के लिए एक आवाज बनकर खड़े हुए। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। हेलो सर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे आपने शुरुआत की और लाइक अभी तक आपका क्या सफ़र रहा है और कैसा सफ़र रहा है? देखिए, मेरा नाम शोभित यादव है और मेरा जन्म बिहार में हुआ था और मेरी जो शिक्षा है वो समझिए आज तो बड़ा प्रचार प्रसार है, लेकिन उन दिनों में बहुत मुश्किल से, क्योंकि दृष्टि बाधितों के लिए वहाँ स्कूल तो था, लेकिन आप जानते हैं कि सामान्य लोग ही आज से लगभग 40-45 साल पहले इतना ज़्यादा शिक्षित नहीं थे और इतना सूचना के तंत्र भी नहीं थे। तो बड़े खैर ऊपर वाले की महान कृपा रही, नहीं तो शायद मैं शिक्षित नहीं हो पाता। मेरे माता-पिता बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे और गाँव में पैदा हुआ था। तो खैर किसी ने बोला कि दरभंगा कमिश्नरी है, जिला है, वहाँ पर स्कूल है। तो फिर मुझे स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ पर मैंने लगभग 3 साल तक पढ़ाई की। 3 साल के बाद कुछ हमारे साथी वहाँ के दिल्ली में पढ़ते थे, तो उन्होंने दिल्ली के बारे में बताया कि भई दिल्ली में बहुत बढ़िया जगह है, लोग कोऑपरेट करते हैं, एजुकेशन बढ़िया है। तो बचपन में ही फिर धीरे-धीरे इच्छा होने लगी कि मुझे भी दिल्ली जाना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर हम अ, दिल्ली आए और दिल्ली में हमें पढ़ने का मौका मिला। अंध महाविद्यालय नामक एक संस्था है पंचकुला रोड में। अब तो दुर्भाग्य से न तो सरकार ने उसकी ओर ध्यान दिया और न ही समाज ने। एक बहुत प्रतिष्ठित एक हमारे नेत्रहीन गुरुजी थे, जो कि देश के बँटवारे के समय, बँटवारे से पहले वे लाहौर में स्कूल चलाते थे और लाहौर के बाद जब देश का बँटवारा हुआ तो कुछ दृष्टिबाधितों और अन्य लोगों के साथ लेकर के दिल्ली में आए और दिल्ली में उन्होंने यहाँ पर पंचकुला रोड में स्कूल खोला और उनके द्वारा स्थापित स्कूल में मुझे पढ़ने का मौका मिला और उसके बाद मैं यहाँ शिक्षा पूरी की और अ, यहाँ पर ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया, फिर टीचिंग में लग गया और जो नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन नामक संस्था से मैं बहुत बचपन से ही जुड़ गया था, बहुत छोटी उम्र से ही। तो ये है अपने जीवन का वो। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही और काफ़ी मतलब अपने यंग एज से नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं। तो लाइक आपका लाइक आपने आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि लाइक आप नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं? तो आपको ये लाइक इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? देखिए, देखो मैंने पढ़ा और जो ये संस्था 1976 में खुली थी। अब आपको ये बताएँ कि दिल्ली बशर्ते एक राजधानी है, लेकिन आज तो सैकड़ों दृष्टिबाधित विद्यार्थी दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों में, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, पढ़ रहे हैं। लेकिन एक समय था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दृष्टिबाधित बच्चों का एडमिशन नहीं होता था। तो दृष्टिबाधित बच्चों को एडमिशन दिलाने के मकसद से ही
और अन्य बहुत सारी कुछ समस्याएँ थे, जिनको लेकर उस समय जो लोग प्रभावित थे, उन्होंने इन्फॉर्मली इस एसोसिएशन को बनाया, नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन बनाया, जिससे कि सामूहिक रूप से अपनी बात को हम सरकार तक पहुँचा सकें। और उस समय के जो पदाधिकारीगण थे, उस समय के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भरत प्रसाद यादव जी, वो जो आजकल चेयरमैन हैं। तो उन्होंने भी सरकार को लिखा, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी तक गए, तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, डीन, वाइस चांसलर सभी को बताया कि आप इनको एडमिशन दीजिए। तो इस तरह से संगठन लगातार काम करता रहा। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे राजधानी, वहाँ कितनी गंभीर समस्या थी कि यहाँ पर भी दृष्टिबाधित को आज तो इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और ये श्रेय जो है हमारे संगठन को जाता है कि उनने दरवाजे खोला। यहाँ तक हमारे संगठन ने जो है बीएड किया। तो फिर मैं दिल्ली आया तो उन्होंने ही मेरा एडमिशन करवाया पंचकुइया रोड में। तब धीरे-धीरे मैं जो है फिर जब मैं पढ़ने लगा तो मेरे अध्यापक थे, अध्यापिका थी पॉलिटिकल साइंस के मैडम संतोष कुमार मित्तल, तो वो ये पढ़ाती थी पॉलिटिकल साइंस। तो वो कहती थी कि अपने लिए भी जियो, अपनी पढ़ाई-लिखाई भी करो और थोड़ा बहुत बन पड़े तो सामाजिक उसको। तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ, बहुत ही उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला कि मुझे अभी थोड़ा अब फिर एक ऐसा एक एसोसिएशन भी मिल गया। तो धीरे-धीरे मतलब थोड़ी सोसाइटी के अंदर रुचि होने लगी। तो सर, जैसे कि आपने बहुत यंग एज से नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो लाइक उस टाइम कितने मेंबर्स थे आपके एसोसिएशन में और अब के टाइम में कितने मेंबर्स हैं, और उस टाइम से लेकर अब टाइम में कितने चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए चैलेंजेस बहुत हैं, मेंबरों की संख्या देखिए घटती-बढ़ती रहती है। जो सवाल ये उठता है कि आप मतलब कितने जो है समर्पित लोग हैं। तो उसमें जो है समर्पित लोगों की संख्या जो है हमेशा कम रहती है। समझे नहीं समझे? कोई भी संस्था होती है तो मेंबर्स तो होंगे, उनकी संख्या बहुत होगी, लेकिन पूरे दिल और दिमाग के साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, ये देखना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो अलग-अलग जगहों पे काम करते हैं, थोड़ा समय समय देते हैं। और हमारे पास, हम दिल्ली में हैं तो हमारे पास समय है, तो मैं थोड़ा समय ज़्यादा देता हूँ। और ये अ, यहाँ से ये है कि बहुत से लोग जो हमारे, जो आप रेज़िडेंट में आप कभी गए हो देखा, तो वहाँ पर 20 से 30 लोग रहेंगे और इनमें से हमारे यहाँ से कम 30-35 लोग लग करके अलग-अलग जगहों पे गए हैं। जैसे रेलवे में गए हैं, बैंक में गए हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में गए हैं, नवोदय में गए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में गए हैं। तो अलग-अलग जगह वो कुछ एक ऐसे लोग रह गए जो जो कि ओवर एज हो गए, वो किसी प्रकार से, देखिए नॉर्मल लोगों में भी है, सारे लोग में तरक्की नहीं कर पाते। तो ऐसे भी जो है एडल्ट लोग हैं, तो उनकी भी हमारी जो है ज़िम्मेवारी है। तो सर, आपने जैसा कि बताया कि आपने अपनी शुरू की शिक्षा जो है वो बिहार से ग्रहण की है, और उसके बाद की शिक्षा आपने दिल्ली में भी की है। तो लाइक आपको शिक्षा, लाइक उस टाइम पढ़ते टाइम, लाइक कॉलेजेस में, स्कूल में, आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, कठिनाइयाँ दिल्ली में ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखिए अंतर रहेगा। एक जो सामान्य लोग हैं और दृष्टिबाधित हैं, तो उनमें अंतर रहता है समायोजन में। ये नहीं होगा कि आपसे हर एक व्यक्ति आपको से दिलचस्पी लेंगे बात करने में, हर एक उसमें है। तो इस बात को समझना पड़ेगा और समझ करके उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग थे, बहुत से लोगों का कोऑपरेशन होता था, बहुत से, लेकिन दिल्ली में तो ठीक है, दिल्ली में उतना ज़्यादा नहीं है। अब आने वाले समय की बात मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अभी दिल्ली की तुलना में दूसरे राज्यों में स्थिति ज़्यादा खराब है। क्योंकि राज्यों में ना तो सरकार कुछ करती है, न ही समाज उतना शिक्षित और जागरूक है, और न ही मीडिया जो चाहे वो सरकारी मीडिया हो, रेडियो हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, या प्रिंट मीडिया हो, जिस तरह से दूसरे मामलों को ये उठाते हैं, दूसरे और पत्रकार बंधु हों या पत्रकारिता में लगे दूसरे लोग हों, तो उस पर किसी प्रकार के लेख नहीं लिखते, सरकारों को सुझाव नहीं देते। ये कारण है कि आप देखेंगे, आप नज़र डालेंगे तो
अलग-अलग राज्यों से दिल्ली की ओर लोगों का आना होता है, क्योंकि दिल्ली में वो सुगमता होती है। राजनैतिक नेतृत्व और प्रशासनिक अधिकारी भी इस दिशा में बहुत संतोषजनक काम नहीं कर पा रहे हैं, जितना शायद मुझे लग रहा है कि मैं सोचता हूँ, तो मेरा जो चिंतन है, वो कि राजनैतिक या प्रशासनिक अधिकारियों को दृष्टिबाधितों या दूसरे दिव्यांगों के मामले में कभी वो स्वप्न के अंदर भी नहीं सोचते होंगे कि नहीं, ये भी इंसान है, ये भी भारत के नागरिक हैं, ये प्राकृतिक रूप से बाधित हैं, ये अंतिम सीढ़ी पे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंतिम पंक्ति में, तो लोग अंतिम पंक्ति में पत्रकार या दूसरे लोग बात करते हैं, लेकिन उनको से अगर पूछा जाए कि अंतिम पंक्ति में कौन लोग हैं, भाई जो दृष्टिवान है, वो शिक्षित नहीं है ना, समाज ने उपेक्षित कर दिया है मान लो, या उनको हाशिए पे रख दिया है। लेकिन अगर कायदे से तो देखा जाए तो दृष्टिबाधित लोग ही अंतिम पंक्ति में माना जाना चाहिए। लेकिन इस ओर किसी पत्रकार, सरकारी अफसर, सरकारी नेता, मानव अधिकार कार्यकर्ता, इनका ध्यान नहीं जाता है। अगर उनका ध्यान जाता तो सेमिनार करके, मीडिया का उपयोग करके, देखिए आप, एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, कम से कम 2 राज्यों को मैं जानता हूँ। 2 राज्यों में मैंने देखा, जैसे पंजाब है और हरियाणा है, दिल्ली है। तो यहाँ लोगों में, और चाहे जो भी कुछ हो, सामाजिक दूरी हो, लेकिन सहयोग के मामले में यहाँ ये 2 राज्य बहुत सही हैं। मैंने हरियाणा से ही बीएड किया। मैंने एक बात बताऊँ मैं, कि मेरे काम के लिए मुझे आज उस बात को हमेशा याद रखता हूँ, कि वाइस चांसलर ने खुद फ़ोन किया डीन को कि इनका काम कर दो, जबकि दूसरे राज्यों का वाइस चांसलर नहीं करेगा। तो मैंने देखा कि दिल्ली के आसपास के राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर ठीक है, सामाजिक सहयोग है, लेकिन बाकी जो राज्य हैं इधर जितने, वहाँ पर लोगों में चेतना नहीं है। समझ, कई जगह तो बड़ा ही नेतृत्व के साथ मिसबिहेव होता है, वो चीज़ें न मीडिया में आती है, न समाज के सामने आता, न सरकार के सामने बातें आती है। नेतृत्व अपनी बातों को इसे दिल में रख करके वो छोड़ देता है, तो ये चीज़ें हैं। सर आपने जैसा बताया कि आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह से पढ़े हैं, तो यहाँ की सरकार और प्रशासन वगैरह भी लाइक सपोर्ट करती है जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको। बट आपने ज़िक्र किया कि बिहार का जो बिहार की जो सरकार है या जो प्रशासन है या पढ़ाई की नीति है, वो अक्सर नहीं देखती है ऐसे लोगों को या सपोर्ट नहीं करती है। तो अब के टाइम में वहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी जो है, अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अभी वहाँ पर अभी फ़िलहाल, हालाँकि एक बात के लिए फ़िलहाल बिहार सरकार बधाई के पात्र, अभी हाल में ही उसने बहुत जिद्दोजहद के बाद पेंशन बढ़ाया है। अभी जो है 1100 रुपये जितने भी दिव्यांग हैं, विधवाएँ हैं, उनके लिए मतलब किया है। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ख़ासकर दृष्टिबाधितों का एजुकेशन के बारे में कोई बदलाव नहीं, वो जैसी की तैसी स्थिति है, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति हो गई है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। वहाँ पर आपको बताऊँ 3 स्कूल हैं, और तीनों स्कूल में खाने-पीने की व्यवस्था है, लेकिन अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है। उसकी ओर जो है सोशल वेलफेयर के अंदर स्कूल आते हैं ये, लेकिन वहाँ उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है, उनको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। उसके अनेकों प्रकार की सरकार वैकेंसियाँ निकालती हैं, लेकिन दृष्टिबाधितों के लिए वहाँ प्रिंसिपल्स के हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए कोई वैकेंसी वहाँ सरकार नहीं निकाल रही है। तो ये थोड़ा सरकार का नकारात्मक सोच और प्रशासन का भी नकारात्मक सोच ही सामने आती हैं चीज़ें। सर आप जैसे नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और काफ़ी सालों से हैं, अगर आपको कुछ नियम या कुछ कानून अगर बनाने का बोला जाए ब्लाइंड पीपल्स के लिए, तो आप क्या लाइक कानून उनके लिए रखना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से एससी, एसटी, आदिवासी, दूसरे लोगों के कार्यों की, उनकी दशा की, उसकी स्थिति की समय-समय पर भारत सरकार समीक्षा करती है, तो उसी तरह से दिव्यांगों के मामले में भी नियम बनने चाहिए। हर एक राज्य सरकार के कार्यों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा होनी चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा
कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में विशेष करके स्पेशली ये जो है कम से कम साल में 1 बार, नहीं तो कम से कम 2 साल में 1 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और समाज कल्याण मंत्रियों की जो है, जिसमें कानून मंत्री भी शामिल हों, कि जो है 1 बार सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। उसके बाद उस पे हर एक राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए कि आपके राज्य में दृष्टिबाधितों और दूसरे दिव्यांगों की क्या दशा है और उसके लिए सुधार ने क्या सरकार ने क्या-क्या सुधार किए हैं, उससे कितने लोग बेनिफिटेड हो। दूसरी बात, जैसा कि हमारे देश में 3 प्रकार की सरकारें हैं पंचायती राज व्यवस्था में, तो जितने भी पंचायतीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि और ये ट्रेनिंग तो कलेक्टर से लेकर बीडीओ तक सभी को होनी चाहिए कि अगर किसी जिले का डीएम है, तो उसे डीएम को इस बात की जानकारी होनी चाहिए अपने कर्मचारियों के माध्यम से कि उनके जिले के अंदर कितने विकलांग हैं, कितने दृष्टिबाधित हैं और सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी योजनाओं का लाभ जो है उनको पहुंचाया जाना, क्योंकि सरकार देखिए सरकार कोई ये एहसान नहीं करती, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार। संविधान उनको इस बात को आदेश देता है कि सरकार जो है इस काम को करे, क्योंकि एक सोशल सिक्योरिटी एक मानवीय पहलू से जुड़ा हुआ है और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ही सरकारें जिंदा रहती हैं। ठीक है। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि अक्सर जो है लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो अक्सर ऐसे दिव्यांगों को या जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको बहुत बहुत कम हीन लोग ऐसे देखते हैं, मतलब बहुत अजीब सा देखते हैं सोसाइटी में। तो लाइक आप इस चीज़ को कैसे मतलब ये करते हो, देखते हो? देखिए, दृष्टिबाधित व्यक्ति को भी चाहिए कि वो काबिलियत हासिल करे। अगर काबिलियत हासिल करेंगे तो देखिए 100% लोग तो पूरा सम्मान नहीं देंगे और मैंने आपको कहा, मैंने अपने जीवन में देखा हुआ है और महसूस करता हूँ जो भी, क्योंकि मनुष्य का जो है ना डबल स्टैंडर्ड होता है, मैंने ये देख पाया है। दोहरा चरित्र है, वो कहता कुछ है, करता कुछ है। लेकिन हाँ, ये है कि जो शिक्षित लोग होते हैं, वो समझदार होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई कोई ऐसी बात ना कहो, इनको दिल में चोट ना लग जाए। लेकिन भावना उनकी भी बहुत सारे लोगों के अंदर से वैसी ही होती है, क्योंकि कई बार मैंने व्यवहार करते हुए देखा है, लेकिन वो थोड़ी सजगता बरतते हैं। तो इन सब चीज़ों को पूरा दूर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत बहुत हद तक अगर एजुकेशन दिया जाए, तो काफ़ी कुछ दूर होता है। इसका मतलब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं जो जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो पहले लोगों की बहुत दूरी होती थी। पहले तो आप मैंने इतने दूरी पाया कि केवल बात करना, दान दे देना, ऐसी चीज़ें। लेकिन अब ये है कि अब मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि साथ मिलकर खाना खाते हैं, हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कुछ खाते हैं, तो साथ मिलकर खाना खाते हैं, साथ में मतलब ये नहीं कि सामान्य लोग, उनमें भी बदलाव आया है। लेकिन वो बदलाव के पीछे उसके लिए दृष्टिबाधित लोग भी ज़िम्मेवार हैं। उनको एजुकेशन लेना चाहिए, अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए और अगर कोई भी व्यक्ति किसी विषय में है, तो उसको उस विषय में पूरी मास्टरी हासिल करनी चाहिए, काबिलियत हासिल करनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत उसके शिक्षा के माध्यम से बदलाव आ जाता है। लेकिन पूरा नहीं भी आएगा, तो काफ़ी हद तक बदलाव आ जाता है। ठीक है ना? मैंने अक्सर ये देखा है, हम स्कूल्स में भी देखा होगा हमने कि कभी-कभार ऐसा कैंप लगता है जहाँ पर ब्लाइंड पीपल आते हैं और मोमबत्तियाँ लेकर या अगरबत्ती लेकर जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया होता है, तो उनका एग्ज़िबिशन करने के लिए या एक तरह से कह लीजिए आप उसको एक तरह से सोल्ड करने के लिए। तो लाइक हम हमेशा से ऐसे लोगों को क्यों इन कामों में लगा देते हैं, जैसे कि मोमबत्तियाँ बनाने में या अगरबत्ती बनाने में, ना कि बल्कि कुछ और जो वो ऐसा देश के आगे कर सके कुछ? देखिए, इसमें ना हर एक के जो है मोमबत्ती है या अगरबत्ती है, ये तो जो बनाते हैं, हर एक संस्था, अगर कोई संस्था है मान लीजिए, वहाँ सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। वो इंटेलिजेंट भी होंगे, वैसे सामान्य भी होंगे।
तो संस्था का एक मकसद होता है कि जो जिस दर्जे पे है उस दर्जे पे उसको आगे बढ़ाओ। तो ये बात आपने ठीक कहा, ये आपका सुझाव सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। तो इस ओर भी हो रही है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे देश में धारणा क्या गड़बड़ है। हमारे यहाँ अब एक देखिए, उनमें से कुछ बातें तो मैं भूल गया हूँ, बहुत लंबे अरसे बताएगा तो मुझे। जापान में नेत्रहीनों के लिए काम सोचा गया, तो ये कहा कि मालिश ये कर सकते हैं। जो मसाज आज होता है, तो मसाज जो है नेत्रहीन व्यक्ति जो स्वस्थ हैं, हृष्ट-पुष्ट हैं, मसाज कर सकते हैं और ये बिल्कुल व्यावहारिक है, जी कि दृष्टिबाधित व्यक्ति मसाज कर सकते हैं। अब हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में रूढ़िवादिता बहुत है। देखिए, लोग सोचते हैं क्या है कि अगर यार कई लोग मसाज बहुत दिल्ली में संस्थाएँ हैं जो मसाज करा रही हैं और ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, लेकिन वो आम आदमी दृष्टिबाधित से मसाज नहीं कराता। वो क्या सोचता है, अरे अगर मैं इस दृष्टिबाधित से मसाज करवाऊँगा, तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे, तो पहले बेचारे मारे हुए हैं। इनसे काम करवाओगे तो ईश्वर हमें दंड देगा। जबकि मेरा आग्रह आपके माध्यम से ये रहेगा कि ऐसा अगर वे नेत्रहीन लोगों से, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वो इस काम को मुझे लग रहा है मसाज करवाने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो व्यक्ति नेत्रहीन है और वो किसी व्यक्ति का मसाज करता है, तो वो काम करके रोटी खा रहा है। जो व्यक्ति मसाज करवा रहा है, वो एक व्यक्ति को काम दे रहा है। भई या तो काम करके खाएगा या हाथ फैलाकर खाएगा, ये बताइए पेट में खाएगा तो सही ना। भाई भूख की जरूरत है, आप सभ्य तरीके से खाएं या असभ्य तरीके से खाएं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों की धारणा में परिवर्तन की जरूरत है। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इनसे मैं काम करवाऊंगा तो ईश्वर दंड देगा। बद अब उल्टे अगर वे मसाज करवाते हैं, क्यों इसमें कोई ऐसी शारीरिक शक्ति की वैसी जरूरत नहीं है कि कोई बहुत अंग भंग होगा, चोट लगेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ जन धारणा में बदलाव की जरूरत है, तो इससे बशर्ते उनका परिवार बनेगा। अगर एक व्यक्ति का मसाज के माध्यम से आप देखते हैं, जगह जगह पर हॉस्पिटलों में भी फिजिकल डॉक्टर्स होते हैं मसाज, और हॉस्पिटलों को जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उनको भी इस बात में लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कहीं हॉस्पिटल्स में इस प्रकार की पोस्टें हैं तो वहाँ पर भी दृष्टिबाधितों को लगाया जाना चाहिए कि मसाज, क्योंकि वो अब और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होता है ना, लोगों को ये बात बहुत कम अभी समझ में आई है। दृष्टिबाधित व्यक्ति जब कमाता है, तो वो अपने साथ-साथ अपने परिवार की ज़िम्मेदारी को भी उठाता है, अपने भाई-बहन की ज़िम्मेदारी को भी उठाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के जिन कामों को दृष्टिबाधित कर सकते हैं, समाज को अपने सोच में बदलाव लाना चाहिए। ईश्वर दंड नहीं देगा, बल्कि इस बात से ऊपर वाला ईश्वर खुश होगा कि एक व्यक्ति को काम मिल रहा है, वो अपने मेहनत से कमा रहा है, किसी पे आश्रित नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा। इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा और उसका स्वाभिमान भी सुरक्षित रहेगा। सर, आपसे मैं अब आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप अपना दिनचर्या कैसे शुरू करते हैं और लाइक रोज़ाना आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है और लाइक क्या परेशानियाँ आती हैं? देखो ऐसा है कि देखिए पेशे से मैं अध्यापक हूँ और सामान्य सामान्य बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उसमें सुबह हम उठे, मतलब सुबह उठ करके अपने डेली दिनचर्या पूरा करने के बाद थोड़ी देर ऑफिस में रहें, बाकी दूसरे हमारे साथी हैं उनको जिम्मेवारी सौंप रखी है, बाकी लोगों को गाइड करना, बताना। और उसके बाद हम साढ़े 12 बजे तक ऑलमोस्ट अपने विद्यालय जाते हैं। फिर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी परेशानी होती है। परेशानी जैसे-जैसे आज समय बदल रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ कई बार देखो जो बच्चे होते हैं ना, तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? जी, तो बच्चे जो हैं वो माइनस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं शुरू में। प्लस देखो ये बात तो सभी को समझ में आती है। बच्चों को ये बात समझ आती है, अरे सर जी को नहीं दिखाई देता,
तो चलो इनकी क्लास में थोड़ा ज़्यादा शरारत कर लो, तो दोनों में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो इससे ये थोड़ी दिक्कतें होती है। अब बच्चों का वही बच्चे जो शुरू में अब जिनको हम पढ़ाते हैं, छोटे रहते हैं, तो वो बहुत शरारत करते हैं, बहुत तंग करते हैं, कभी गुस्सा दिलाते हैं। वही जब बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं सर आपने हमें पढ़ाया है तो ये है, तो चीज़ें थोड़ा माइनस पॉइंट पे बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप कोई ऐसा किस्सा अपनी ज़िंदगी का जो आप कभी भूले नहीं भुला सकते, तो ऐसा कुछ अगर हम हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें? देखिए देखिए, मैं नैतिकता की ओर इसी ओर जाता हूँ। जब मैं बाज़ार दिल्ली की जब मैंने यात्रा किया, तो मुझे उन दिनों में छोटी लाइन, बड़ी लाइन जो रेलवे के ब्रॉड गेज, मीटर गेज होते हैं, उनकी जानकारी नहीं थी। तो हम उधर देहरादून जा रहे थे और लक्सर में हमें गाड़ी चेंज करनी थी। तो अपने यहाँ पर तो हम लोग ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पार कर लेते थे। तो हमने ऐसा भी सोचा कि शायद उधर बिना बताए उधर प्लेटफ़ॉर्म पार कर लिया, और प्लेटफ़ॉर्म पार कर रहे थे ना, तो सीधे मतलब हम लाइन में गिर गए। तो लाइन में गिर गए, लेकिन जैसे लोगों ने हमें वहाँ देखिए नैतिकता और सामाजिक सहयोग ये है कि लोगों ने हमें लक्सर में जैसे हमें खींच लिया लाइन से, वैसे ही गाड़ी क्रॉस कर गई मतलब वहाँ से। तब से मुझे ये लगा, वो बात भी मुझे जीवन में हमेशा याद रहेगी। और तभी मैं ज़्यादा भलाई नहीं भी कर पाऊँ, तो भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत अपने समाज के लिए या दूसरे के लिए करना चाहिए। अगर क्योंकि किसी आदमी ने अगर हमारी मदद नहीं की तो हमारा जीवन तो खत्म हो गया था वहीं पे। तो ये बात बहुत ही स्मरणीय है, इसको मैं जीवन में हमेशा याद रखता हूँ। सर, अगर आपको एक बार देखने का मौका मिल जाए, आप क्या ये देखोगे सबसे पहले? ये तो खैर अकल्पनीय है, देखने का मौका क्या है मतलब। आपका कुछ एक मन में दिली ख्वाहिश तो होगा ना? डिग्निफाइड क्या मतलब, बस जो कुछ है वो सुन रहा हूँ। समाज में देखें या ना देखें, आज जो समाज में हिंसक या जो घटनाएँ आज हो रही है, उससे मैं ज़्यादा चिंतित हूँ। जब-जब आए दिन जो समाज में अपराध बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है। एजुकेशन बढ़ने के साथ-साथ मनुष्य बहुत अच्छा होना चाहिए। आए दिन घटना होती है कि उसने उसको पीट दिया, उसने उसको पीट कर मार दिया उसको, तो ये सब चीज़ें जीवन को बहुत प्रभावित कर, इससे जीवन में निराशा आती है। मैं तो देखता हूँ कि यार मतलब कितना आदमी मतलब असहनशील हो रहा है, कितना मतलब वो हो रही है। उससे एजुकेशन बढ़ने का मतलब और संपन्नता बढ़ने का मतलब खुशहाली होनी चाहिए, लेकिन उसका बहुत वो लगता है मुझे। आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इसके माध्यम से तो जो भी लोग इसको देखें, सुनें, मैं यही कहूँगा कि समाज में सद्भाव हो। दूसरी बात ये है कि अपने से कमज़ोर लोगों को मदद करके उसको इतना ज़रूर सक्षम बना दीजिए कि वो हमेशा समाज पर आश्रित नहीं रहे। और जिस तरह से दिल्ली मैंने बोला कि दिल्ली का वातावरण है, मैं चाहूँगा कि पूरे देश में ऐसा वातावरण सहयोग का बने, जो कि अपने-अपने राज्य में हर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ लिख करके अपने-अपने राज्य में शिक्षा प्राप्त कर सकें, नौकरी प्राप्त कर सके, वहाँ रह सके। सभी सभी प्रकार के लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए, अपना उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप जी। हमारे पॉडकास्ट